Hello guys, welcome to the fourth lecture of बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट विद फायरबुल कैपिटल्स। आज के लेक्चर में हम इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है ये देखने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पहले फर्स्ट लेक्चर में एक चार्ट, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट कंसिडर किया जाए तो हमें एक दो स्टॉक एक्सचेंज देखने के लिए मिलते हैं। बहुत स्टॉक एक्सचेंज है, बट एनएससी और बीएससी में मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए हमने एनएससी और बीएससी कंसिडर किया था। एनएससी के अंडर मैंने बताया था कि दो सेगमेंट आते हैं, एक सेगमेंट था कैश सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। बट वहीं पे बीएससी के अंडर हमने सिर्फ एक ही सेगमेंट देखा था, वो था कैश सेगमेंट। और मैंने बताया था कि कैश सेगमेंट के अंदर आता है इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो ये बात हम जब कंसिडर करते हैं तो हम एनएससी में इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। बट वहीं पे बीएससी में वो टॉपिक हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ बीएससी में सिर्फ हम कैश सेगमेंट में ही ट्रेड करते सकते हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए सीधा हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। वो सब जानने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा, तो एक स्टोरी पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, एक मान लेते हैं कि मुझे एक लैंड खरीदनी है। उस लैंड की जो प्राइस है वो है समवेयर अराउंड 5 करोड़ रुपीज़, और वहाँ पे 3 साल बाद एक एयरपोर्ट आने वाला है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे वो एयरपोर्ट आ भी सकता है या नहीं। तो मैं वहाँ जगह पे क्या कर सकता हूँ, मैं आइदर 5 करोड़ डाल के वो सीधा इन्वेस्टमेंट कर लूँगा और वो बाय कर लूँगा। बट अगर वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आया तो मुझे टोटल ओवरऑल 5 करोड़ रुपीज़ का लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो वो लॉस मुझे कम हो, इसलिए मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं जो वो लैंड का जो ओनर है, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं आपको एक टोकन अमाउंट पे करता हूँ, एक 50 लाख वगैरह रुपीज़ पे करता हूँ। अगर 3 साल बाद वहाँ पे एयरपोर्ट आ जाता है तो मैं रिमेनिंग अमाउंट पे करके आपसे वो लैंड खरीद लूँगा। बट अगर वहाँ पे वो लैंड नहीं आएगा, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आया, तो वो 50 लाख रुपीज़ आपके हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट था, इससे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को रिलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। मैं आपको ये जो स्टोरी बताया उसमें मैं एक पॉइंट बताते जाऊंगा आगे, और इसका कंपैरिजन करते जाऊंगा। इक्विटी में देखते हैं। इक्विटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है, यहाँ पे हम एक्चुअली कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल शेयर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि हम यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक के ओनर होते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन एक्चुअल स्टॉक। तो जब भी मैं अगर शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं शेयर का एक पूरा प्राइस पे करता हूँ, उसका कोई शेयर वगैरह मतलब बाय नहीं करता है, उसका भी छोटा पार्ट वगैरह, एक्चुअल शेयर का प्राइस पे करता हूँ और उसके बाद वो शेयर मेरा हो जाता है। बट यहीं पे सेम हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कंसिडर करें, तो हमारे एग्जांपल पे आ जाओ। मैं जो स्टोरीज आपको बताया था वो स्टोरी पे आ जाते हैं। तो देख लो, वहाँ पे जब मैं लैंड खरीद रहा था तो एक्चुअली मैं 5 करोड़ से लैंड वो खरीद लेता, तो मैं उसका ओनर हो जाता, मतलब वो इक्विटी में ट्रेडिंग हो जाता। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन के हम कंसिडर करें तो मैंने उन्हें सिर्फ एक टोकन अमाउंट पे किया था, तो वो जो टोकन अमाउंट था वो होगा मेरा प्रीमियम। तो वहाँ पे मैं एक्चुअल वो मतलब जो लैंड है उसका ओनर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक टोकन अमाउंट पे किया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें सेकेंड पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, वी डोंट ओन एक्चुअल स्टॉक। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट टॉपिक हमारा है डोंट ओन एक्चुअल स्टॉक। तो चलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगर वहाँ पे मैं लैंड खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं 5 करोड़ रुपीज़ से कहीं पूरी लैंड खरीदूँ तो वो मुझे ऑब्लिगेशन नहीं दे रहे कि हाँ इतना ही खरीदो वगैरह वगैरह। तो मुझे इक्विटी में भी सेम में शेयर एक खरीद सकता हूँ, या फिर मुझे जितने चाहिए उतने में खरीद सकता हूँ, उसमें मुझे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी ऑब्लिगेशन नहीं है की वजह से मैं कितने भी स्टॉक खरीद सकता हूँ जितना मेरा एपेटाइट है। तो इक्विटी में एक सेकेंड पॉइंट आएगा जहाँ पे है नो फिक्स्ड क्वान्टिटी। तो चलिए यहाँ पे हम वो पॉइंट लिख लेते हैं, नो फिक्स्ड क्वांटिटी। बट यही अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, तो अगर मैं उस ओनर को कहूँ कि मैं 3 साल बाद आपके उस लैंड का कुछ पार्टी खरीदूंगा, तो वो बोलेगा भाई तू मुझे पहले ही 5 उसका टोकन अमाउंट दे रहा है और 3 लाख मतलब 3 साल के लिए मुझे रुका रहा है कि किसी को बेच मत, वो मुझे बेच दे। और अगर तुझे खरीदना है तो वो पूरा खरीद ले, नहीं तो मुझसे खरीदी मत, मैं दूसरे से खरीद लूँ, मतलब दूसरे किसी को बेच दूंगा। तो वही टॉपिक में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमें टोटल जो कोई लॉट साइज होगी वो लॉट साइज हमें बाय करनी पड़ती है, उसमें हम एक लॉट मतलब एक शेयर वगैरह बाय नहीं कर सकते। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा पॉइंट यहाँ पे अगर देखेंगे
तो हमें यहाँ पे कोई इक्विटी में अगर मैं शेयर बाय कर रहा हूँ, तो चलो एग्जांपल पे सीधा चले जाते हैं। एग्जांपल में कंपेयर करके देख लेना, मैंने अगर लैंड खरीद ली तो मुझे वहाँ पे ऑब्लिगेशन है, मतलब मैं बाय कर सकता हूँ और कितने भी दिनों के लिए रुक सकता हूँ, मुझे जितना चाहिए उतना मैं बेच सकता हूँ। बट जब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जब उस ओनर को मतलब एक टोकन अमाउंट पे किया था, तो मेरा उसके साथ डील हुआ था कि मैं आपको 3 साल बाद में आपसे वो ज़मीन खरीद लूंगा, अगर नहीं खरीद पाया तो आप किसी और को बेच देना, और वो आपके जो पैसे थे, जो टोटल अमाउंट था, वो सब आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। सेम फॉर इक्विटी। इक्विटी में हमें एक भी मतलब टाइम लिमिट नहीं होता, मैं आज खरीद लूँ उसके बाद 10 साल रख लूँ या 100 साल रख दूँ, मुझे उसमें कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं उसका ओनर हूँ, एक्चुअली मैंने वो स्टॉक ओन किया है। तो यहाँ पे मुझे एक आएगा नो टाइम लिमिट। बट यही मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूँ, तो मुझे एक यहाँ पे अनदर मतलब एक टाइम लिमिट की है, कि जैसे कि मैंने आपको कहा था वहाँ पे 3 साल था, वैसे फ्यूचर्स में होता है 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, चलो कंसिडर कर लेते हैं। 3 मंथ्स का एक्चुअली वैसे नहीं होता, वो मंथली भी रिन्यू करना पड़ता है। एक मंथली, अभी ये टॉपिक आगे का है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा वहाँ पे एक्सपायरी की। मतलब वीक के मतलब हर थर्सडे को एक एक्सपायरी होती है ऐसे, और मंथ का जो 4th थर्सडे होगा उसको, मतलब 4th मतलब लास्ट थर्सडे, उसे भी मंथली एक्सपायरी कहा जाता है। और ऐसे ही करके 3 महीने का जो मिलकर एक्सपायरी होगा उसे कहा जाएगा 3 मंथ्स का एक्सपायरी। बट यहाँ पे हमें अगर फ्यूचर ऑप्शन की बात की जाए, तो हमें यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू करना पड़ता है। कैसे? अगर मंथ का 4th एक्सपायरी आ जाए, तो मैं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वहाँ पे बेच दूंगा और नया अगली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा। ऐसे करके मैं वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैरी कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स होता है कि मैं वीकली भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वीक कर सकता हूँ, या फिर चाहिए तो मुझे मंथ कर सकता हूँ, या फिर चाहिए तो हाँ मंथ, या आगे 3 मंथ वगैरह, वो भी मुझे रिन्यू करता रहना पड़ेगा। चलिए, ये था अनदर टॉपिक इसका। 4th टॉपिक, चलो डिविडेंड, जो टॉपिक मैंने आपको पहले एक सिखाया नहीं है अभी तक, बट डिविडेंड में जब फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा तब बोलूंगा। डिविडेंड इज काइंड ऑफ बोनस, एक बोनस की तरह ही, वो याद रख लो, बाद में हम जब डिटेल में देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हम वो सीन बाजू में रख देते हैं और हमारी स्टोरी पे आ जाते हैं। तो मैंने जब आपको स्टोरी समझाई थी, तो मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि अगर मैं लैंड खरीद लेता हूँ पूरी, तो मैं वो लैंड पे मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे खेती करनी है, मैं खेती से मेरी इनकम कर सकता हूँ, या फिर वो मैं जमीन किसी को और रेंट को दे सकता हूँ। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात की जाए, तो मैंने सिर्फ एक प्रीमियम एक टोकन अमाउंट पे किया था, तो उस पे मुझे कोई मतलब यूज करने का मेरे पे उसका कोई अधिकार वगैरह नहीं है। मैं अगर यूज करना चाहता भी हूं, तो मुझे जो इसका रियल ओनर है वो यूज नहीं करने देना, क्योंकि मैं उसका सिर्फ एक टोकन अमाउंट पे कर चुका हूं। तो सेम फॉर यहाँ पे इक्विटी में हमें डिविडेंड मिल जाएगा, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें नो डिविडेंड नहीं मिलता। चलो ये रख लेता हूँ, ये 4 पॉइंट, नो डिविडेंड। चलो, डिविडेंड क्यों नहीं था? क्योंकि एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम उसके ओनर नहीं थे। 5th पार्ट, मैंने जैसे लैंड का एग्जांपल बताया था, अगर 5 करोड़ दे के पूरा हम ज़मीन खरीद लेते तो हम इक्विटी के पार्ट में आ जाते। वैसे ही सेम इक्विटी में हम एक्चुअली फुल पेमेंट करते थे, तो यहाँ पे फुल पेमेंट लिख लेते हैं। चलो, बट सेम अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात की जाए, तो मैंने सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट पे किया था। सेम वैसे ही इसमें हमें सिर्फ एक 20 to 30% मार्जिन, जो हमारा लॉट साइज होता है टोटल, उसका 20 to 30% अमाउंट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे करना पड़ता है। और सेम फॉर इधर हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो भी हमारा स्टॉक का प्रीमियम है वो हमें सिर्फ पे करना पड़ेगा। मार्जिन कभी कभी ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बट एक्चुअली लॉट साइज सभी जगह पे सेम रहती है। अगर लॉट साइज की बात करूँ, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर लॉट साइज में बताना चाहूँ, तो आपको 1 मिनट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अगर इंडेक्स की बात की जाए, तो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो लॉट साइज है F&O में अगर ट्रेड कर रहे हो आप, तो हमें 25 का एक लॉट आ जाता है। निफ्टी में हमें F&O में 50 का एक लॉट आ जाता है। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 50 का क्वांटिटी का एक लॉट आएगा। उससे कम क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, पर इसके मल्टीपल में हमें जितनी चाहिए वो क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको लॉट वगैरह क्या है, फ्यूचर, इक्विटी और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, ये आज समझ में आया होगा। आपको अगर इसके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं वो डाउट सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके जो दोस्त हैं जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, उन्हें सीखना है, तो आप उनसे ये पूरी लेक्चर सीरीज के वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच।